हेलो दोस्तों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा रसायन विज्ञान कक्षा 10। इसमें क्या है कि टारगेट हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023। इस वीडियो का जो टारगेट है वो क्या है, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023। इसमें सभी रसायन विज्ञान के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं। इनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, वो क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हैं। इससे पहले के वीडियोज में मैंने क्या बताया है, सारे क्वेश्चंस की वीडियो हैं, उन्हीं के आंसर यहाँ पर मैंने कराए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ़ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है, ये पूछा गया। ये 2008, 2016 और 2018 में पूछा जा चुका है। हो सकता है 2023 में भी आ जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख लीजिए। मैग्नीशियम रिबन की जो ऊपरी परत होती है वो क्या करती है, वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। उसके परत पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्रिया कर कर परत पर क्या जमा लेती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि जलता नहीं है, जलने में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, इसलिए रिबन के जलने में रुकावट को दूर करने के लिए रिबन से ऑक्साइड की परत को रेगमाल से घिसकर साफ कर देते हैं। तो क्या होता है, जब मैग्नीशियम वायु में जो होती है ऑक्सीजन, उसके साथ क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है, और जो कि उसके जलने में अवरोध उत्पन्न करती है। तो जलने में जब अवरोध उत्पन्न करती है तो क्या करते हैं, उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को रेगमाल से घिसकर साफ़ कर देते हैं। फिर अच्छे से जो रिबन होती है मैग्नीशियम रिबन, वो अच्छे से जल जाती है। ठीक है, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। तो जो सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें दिया गया, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाए तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो ये भी 2013-2008 में पूछा जा चुका है, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर आप इसमें लिखा भी ना हो कि ये 2003 या 4 या किसी में भी आया हो, लेकिन सभी क्वेश्चन आए हुए ही मैंने इसमें रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक है, कॉपर यहाँ पर को करना था, कॉपर को, तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए ये रिएक्शन क्या है, जब लोहा कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, जब लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो ये क्या कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ पर जुड़ जाता है। तो इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया मैं आगे करवाऊँगा, तो वो भी आपको देख लेनी है। यहाँ पर क्या होगा कि जो आयरन है, कॉपर है, उसको विस्थापित करके खुद वहाँ पर जुड़ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन पहले नीला था, और जब इसमें आयरन विस्थापित इसको कर देता है तो उसका रंग हरा हो जाता है। अब नीला और हरा रंग मिलेगा तो रंग वैसे भी चेंज हो जाएगा। तो वही रीजन नीचे लिखा है, फेरस सल्फेट बनने से नीले रंग में हरा रंग मिलने से विलयन का रंग बदल जाता है। पहले इसका रंग नीला था, फिर जब फेरस सल्फेट बना तो इसका रंग हरा हो गया। तो नीले में जब हरा रंग मिला तो रंग क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, इसी को हम आंसर कर देंगे। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि संचारण क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें मैंने ये एक बात आप ध्यान रखिए कि किसी में भी अगर उदाहरण है तो क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको उदाहरण अच्छे से तैयार करके लिख कर आना है। ठीक, तो इसमें हेडिंग लगाएंगे संचारण। इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, जब धातु वायु और नमी से अवक्रिया करती है तो नष्ट होने लगती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यह विनाशकारी प्रक्रम है, इसे रोकना आवश्यक है। जैसे लोहे में जंग लगना, इसका उदाहरण क्या है, लोहे में जंग लगना, ये किसका उदाहरण है, संचारण का उदाहरण है। तो एक बार फिर से परिभाषा पढ़ते हैं, जब
धातु वायु और नमी से अभिक्रिया करती है। जब कोई धातु होती है वायु और नमी से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, वह नष्ट होने लगती है, उस पर कुछ ना कुछ जंग टाइप की लगने लगती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। यह एक विनाशकारी प्रक्रम है, मतलब जब लोहे में जंग लगेगी तो वो खराब हो जाएगा, विनाश हो जाएगा उसका, इसीलिए यह एक विनाशकारी प्रक्रम है और इसे रोकना आवश्यक है। तो इसे संचारण को जो रोकने के उपाय हैं वो भी आगे बताएंगे। तो इसका जो सेकंड उदाहरण वो पहले देख लेते हैं। सेकंड जो उदाहरण है, चांदी का काला होना। कभी कभी चांदी को आपने देखा होगा कि वो काली पड़ जाती है, वो भी किसका, संचारण का ही उदाहरण है। तो संचारण को रोकने के उपाय देख लेते हैं। संचारण को रोकने के कुछ निम्नलिखित उपाय हैं। जैसे पहला दिया गया है, धातु की सतह पर पेंट करना। हम क्या करते हैं, जब भी कोई लोहे की चीज़ या गेट वगैरह बनवाते हैं तो उसकी सतह पर हम पेंट करते हैं, जिससे जो संचारण का खतरा है वो कम हो जाता है और उस तरीके से हम धातु को बचा सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है, धातु की सतह पर ग्रीस का लेप करना। इससे भी क्या होता है, संचारण का जो खतरा है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, कई धातुओं को मिलाकर मिश्र धातुओं का निर्माण। जैसे आपने देखा होगा जो स्टील होती है, स्टील एक मिश्र धातु है तो उस पर कभी जंग वगैरह नहीं लगती है। तो क्या करते हैं, जब कई धातुओं को मिलाकर आपस में मिश्र धातु बनाते हैं तो उसमें भी संचारण का जो खतरा है वो कम हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। इसमें जो पहली है प्रतिस्थापन, सेकंड है संचारण। तो संचारण इससे पहले क्वेश्चन में मैं अभी करा चुका हूँ, तो वो टिप्पणी के रूप में भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। इसके अलावा उसी को आपको तैयार कर लेना है, मैं इसमें नहीं कराऊँगा। ठीक, तो जो नेक्स्ट है वो रेडॉक्स अभिक्रिया, चौथी है वियोजन अभिक्रिया। तो देख लेते हैं, इसमें उत्तर लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे जो पहली हेडिंग कौन सी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें क्या है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें किसी यौगिक के अणु किसी परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। जैसे अभी ये उदाहरण बताया था मैंने, जब आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या करता है, जो आयरन होता है वो कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद वहाँ पर जुड़ जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो जो लोहा जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर उसमें से विस्थापित हो जाता है, ये इसका उदाहरण है। ठीक, जो नेक्स्ट अभिक्रिया है उसको देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है, देखिए सेकेंड जो थी उसमें मैंने बताया था संचारण, वो मैंने पिछले क्वेश्चन में करा दिया था। तो इसमें देखेंगे जो तीसरी थी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने के लिए जो पहले दो चीज़ें हैं वो समझिए। वो क्या है, अभिक्रिया में किसी समय ऑक्सीजन की वृद्धि होने से उसका ऑक्सीकरण कहा जाता है। कोई भी अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन किसी से जुड़ता है या फिर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो जो जिस पदार्थ से जुड़ता है उसका हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण या इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तथा किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होने पर उसका अपचयन या फिर इंग्लिश में रिडक्शन कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या इसकी उल्टी अभिक्रिया है। ठीक, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि जब किसी से ऑक्सीजन निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। इसके अलावा अब जो रेडॉक्स अभिक्रिया की मेन परिभाषा ये है, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, तो इसमें क्या था, ऑक्सीकरण और अपचयन जब दोनों एक साथ होते हैं तो ऑक्सीकरण अपचयन को मैंने ऊपर पहले ही बता दिया है। जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। उदाहरण में देखिए, 2CuO यानी कॉपर ऑक्साइड से जब H2 यानी हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हटकर ये H2 से अभिक्रिया कर लेता है और H2O यानी कि जल बना लेता है और कॉपर वहाँ से अलग हो जाता है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कॉपर से निकला
तो जब मतलब कॉपर से ऑक्सीजन निकला उसमें ऑक्सीजन में कमी हुई, तो ऑक्सीजन की कमी से जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन की कमी हुई तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या जुड़ा है, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मैं और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अवक्रिया है वो है वियोजन अवक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो वियोजन अवक्रिया में क्या है, वे उत्क्रमणीय अवक्रियाएँ जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अवक्रियाएं कहलाती हैं। तो इसमें क्या लिखा है, वे उत्क्रमणीय अवक्रियाएं। तो उत्क्रमणीय अवक्रियाएं क्या होती हैं, एक बार वो भी मैं बोल रहा हूँ, आप कॉपी पर लिख सकते हैं। उत्क्रमणीय अवक्रिया क्या होती है, जो एक ही बार में क्या होता है कि दोनों अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती है, ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अवक्रियाएं बोलते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये जो क्रिया करते हैं उनको अभिकारक और जो बनता है उसको उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं वे अवक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारक पुनः प्राप्त किया जा सके, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अवक्रियाएं बोलते हैं। तो वे उत्क्रमणीय अवक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, तो ऐसी अवक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अवक्रियाएं बोलते हैं, वियोजन अवक्रियाएं कहलाती हैं। इसका जो उदाहरण है PCl5, ये जो चिन्ह होता है ये क्या होता है, ये उत्क्रमणीय अवक्रिया का चिन्ह है। इसका मतलब है ये इस दिशा में होगी और ये वापस इस दिशा में भी हो सकती है, ठीक। यहाँ पर तो PCl5 बनता है प्लस Cl2 बनता है। जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को तोड़ते हैं, दो भागों में वियोजन अवक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन हमें प्राप्त हो जाती है, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।